नमस्कार, स्पोर्ट्स कैन में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आनंद श्रीवास्तव। देश और दुनिया की तमाम खेल खबरों पर चर्चा के लिए आज हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं जाने माने खेल पत्रकार धर्मेंद्र पंत जी। धर्मेंद्र जी, कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है आपका। आनंद, आपको और श्रोताओं को नमस्कार। क्रिकेट, टेनिस और बैडमिंटन सहित फुटबॉल की भी खबरें हैं, लेकिन सबसे पहले हेडलाइंस। भारत और इंग्लैंड के बीच आज से शुरू होने वाला 5वां टेस्ट मैच कोरोना की आशंका के बीच रद्द। वर्ष के चौथे और अंतिम ग्रैंड स्लैम टेनिस टूर्नामेंट यूएस ओपन में महिला सिंगल्स फाइनल लाइनअप तय। वर्ल्ड बैडमिंटन महासंघ ने सैयद मोदी इंटरनेशनल सुपर 300 टूर्नामेंट किया रद्द। और लियोनेल मेसी ने बोलीविया के खिलाफ खेले गए फीफा विश्व कप क्वालिफायर मैच में हैट्रिक जमाते ही पेले के रिकॉर्ड को पीछे छोड़ा। सबसे पहले बात करते हैं क्रिकेट की। भारत और इंग्लैंड के बीच आज से शुरू होने वाला 5वां टेस्ट मैच कोरोना की आशंका के बीच रद्द कर दिया गया है। भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड की तरफ से जारी प्रेस विज्ञप्ति में कहा गया है कि बीसीसीआई और ईसीबी ने साथ मिलकर 5वें टेस्ट मैच को रद्द करने का फैसला किया है। दोनों बोर्ड के बीच कई दौर की चर्चा हुई, जिसमें टेस्ट मैच के आयोजन के लिए विकल्प तलाशे गए, लेकिन भारतीय टीम में कोरोना संक्रमण के मामले के कारण मैनचेस्टर टेस्ट मैच को रद्द करना पड़ा। बीसीसीआई ने ईसीबी से रद्द टेस्ट मैच को दोबारा से करवाने का सुझाव दिया है। दोनों ही बोर्ड साथ मिलकर इस टेस्ट मैच के आयोजन के लिए प्रयास करेंगे। भारत इस श्रृंखला में 2-1 से आगे है। धर्मेंद्र, जब से रवि शास्त्री कोरोना पॉजिटिव पाए गए और उसके बाद भरत अरुण सहित सपोर्ट स्टाफ में भी संक्रमण की पुष्टि हुई, तब से ही ये समझा जाने लगा था कि शायद ये टेस्ट मैच न हो। देखिए, जहां पर रवि शास्त्री की संक्रमण होने की या संक्रमित होने की बात थी, लग रहा था कि चौथे टेस्ट पर भी खतरा मंडरा रहा था, क्योंकि वो टीम के साथ थे और टीम के बीच में मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं बीसीसीआई और ईसीबी की भी ये गलती है कि उनको टीम होटल में बाहर से आम लोगों को आने की अनुमति दी गई उस कार्यक्रम में। और उस कार्यक्रम में न सिर्फ हमारा सपोर्ट स्टाफ था, बल्कि हमारे कप्तान साहब भी वहां मौजूद थे। तो कहीं ना कहीं खतरा था खिलाड़ियों के लिए। तो एक गलती वहां पर हुई। दूसरी गलती ये हुई कि हमारे जो खिलाड़ी थे, उन्होंने किसी तरह की एहतियात बाद में भी नहीं बरती। आपने देखा होगा कि श्रीलंका के खिलाड़ी, जब 2-3 खिलाड़ी बाहर निकल गए थे, उनको 1 साल के लिए प्रतिबंधित किया गया। लेकिन यहां पर जब बोर्ड खुद इन्वॉल्व हो तो आप कुछ नहीं कर सकते हैं। कहीं ना कहीं निराशा हुई है कि एक जो कह सकते हैं कि जो टेस्ट क्रिकेट के प्रेमी हो या परंपरागत खेल को पसंद करते हो, उनके लिए एक निराशाजनक खबर है कि टेस्ट मैच रद्द कर दिया गया। और सिर्फ ये रद्द करने का कारण सिर्फ ये नहीं है कि कोविड अंदर घुस गया था या कोविड के कारण फिर भी हमारे पास इतने खिलाड़ी थे, हमारे सारे खिलाड़ियों का टेस्ट नेगेटिव आया था। कहीं ना कहीं आईपीएल एक ऐसा मंच था कि जिसको कि बीसीसीआई नहीं चाहता था कि वो पोस्टपोन्ड हो या किसी तरह से प्रभावित हो। यहां पर आप देख रहे होंगे कि भारत के अमूमन जितने भी खिलाड़ी वहां खेल रहे हैं, अधिकतर खिलाड़ी आईपीएल टीमों के मेन खिलाड़ी हैं, मुख्य खिलाड़ी हैं। यहां तक कि कोहली, रोहित, राहुल, पंत, ये अपनी टीमों के कप्तान हैं। और अगर यही नहीं होते तो फिर स्वाभाविक था कि टूर्नामेंट फीका पड़ जाएगा। और दूसरी बात यह है कि अगर इनमें से कोई पॉजिटिव आ जाता है तो उसको 10 दिन इंग्लैंड में ही रुकना पड़ेगा, वहीं आपको आइसोलेट होना पड़ेगा। इसके बाद आप यूएई आते हैं, वहां पर उसके वहां के नियम लागू होंगे। तो तब तक तो आप आईपीएल का पूरा टूर्नामेंट निकल जाएगा। 15 अक्टूबर को फाइनल होना है। तो कहीं ना कहीं आईपीएल को भी ध्यान में रखा खिलाड़ियों ने। और तीसरी बात ये थी कि खिलाड़ियों के परिवार वहां थे और स्वाभाविक था कि कहीं ना कहीं खिलाड़ी, जो बात होती है ना कि एक स्वास्थ्य और खिलाड़ियों हमारी पहली प्राथमिकता है, तो वो प्राथमिकता भी बोर्ड ने देखी है। अब देखते हैं कि मैच कब होता है। कहा जा रहा है कि अगले साल भारत को 6 सीमित ओवरों के मैच, 3 वनडे और 3 टी20 खेलने के लिए जुलाई में फिर जाना है इंग्लैंड। तो हो सकता है कि बीच में तब कोई विंडो तैयार किया जाए कि वहां पर टेस्ट मैच खेला जाए। और इंग्लैंड बोर्ड के लिए साफ कर चुका है कि टेस्ट मैच होगा तो सिर्फ एक टेस्ट मैच होगा। धर्मेंद्र जी, यहां पर एक बड़ा सवाल खेल प्रेमियों के जहन में भी है कि भारत इस श्रृंखला में 2-1 से आगे चल रहा है। तो रद्द होने के बाद क्या ये श्रृंखला भारत जीत गया, या फिर जब नई विंडो में ये टेस्ट मैच होगा तब ये श्रृंखला का परिणाम घोषित होगा? देखिए आनंद, आप इस श्रृंखला को सिर्फ ये मत देखिए कि ये भारत और इंग्लैंड के बीच की सीरीज है। ये विश्व टेस्ट चैंपियनशिप का भी हिस्सा है और इसमें जो भी नियम लागू हो रहे हैं, आईसीसी ने जो विश्व टेस्ट चैंपियनशिप के लिए जो
प्लेइंग कंडीशंस तैयार की हैं, उनके आधार पर इसमें फैसला होना है। इसलिए देखा जाए तो आपने देखा होगा कि ईसीबी ने जो पहला बयान जारी किया था, इंग्लैंड एवं वेल्स क्रिकेट बोर्ड ने जो पहला बयान जारी किया था, उसमें कहा था कि भारत ने गंवा दिया, फोरफिटेड कर दिया है मैच, तो वहां पर श्रृंखला 2-2 से बराबर हो जाती जी। लेकिन भारत ने कहीं ना कहीं सहारा लिया, जो WTC की प्लेइंग कंडीशंस है उसमें कहीं भी फोरफिटेड जिक्र नहीं है कि कोई टीम वहां पर मैच रद्द है। अब जब अंक प्रणाली लास्ट में बनती है, उसका परसेंटेज निकलता है, तो वहां पर कहीं पर भी ये नहीं आएगा कि मैच गंवा दिया है उसका कोई, वहां पर जब भी मैच रद्द होगा, कैंसिल होगा, तो उसको जोड़ में लाया ही नहीं जाएगा। तो इस हिसाब से ईसीबी बैकफुट पर था, और इसीलिए भी ईसीबी ने, मुझे लगता है कि ऐसा नहीं था कि उनको पहले से पता नहीं था, वो 15 मिनट में अपनी दूसरा बयान जारी कर देते, पहले बयान से वो संशोधित कर देते और पहले बयान से फोरफिटेड हटा देते। तो कहीं ना कहीं उन्होंने भी ये खेल किया था, कहीं ना कहीं उनको भी ये पता था कि हम एक तरह से दबाव बना सकते थे। तो अब ये मैच, कोशिश यही होगी कि 5वां मैच होगा और इसी श्रृंखला में वो शामिल किया जाएगा। अगर ये मैच रद्द मान दिया जाता है, क्योंकि जो मैं प्लेइंग कंडीशंस की बात कर रहा हूं, तो भारत फिर 2-1 से श्रृंखला जीतेगा, और वो स्वाभाविक है कि एक अच्छी खबर होगी हमारे लिए। जी हां, जो कुछ भी हुआ, लेकिन खेल प्रेमियों को निराशा हाथ लगी। वो 5वां टेस्ट मैच देखना चाहते थे, शायद इंग्लैंड की टीम वापसी कर सकती थी, या फिर टीम इंडिया अपने शानदार प्रदर्शन को आगे जारी रखकर ये श्रृंखला 3-1 से जीत सकती थी। लेकिन कोरोना संक्रमण के कारण ये श्रृंखला फिलहाल स्थगित कर दी गई है और टेस्ट मैच रद्द हो गया है। पाकिस्तान के स्पिन गेंदबाज मोहम्मद नवाज कोरोना संक्रमित पाए गए हैं। उन्हें पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के कोरोना नियमों के अनुसार 10 दिनों के लिए क्वारंटीन किया गया है। नवाज उस 15 सदस्यीय पाकिस्तानी टीम का हिस्सा थे जो 17 सितंबर से 3 अक्टूबर तक न्यूजीलैंड के खिलाफ श्रृंखला खेलने वाली है। 2020 विश्व कप के लिए वेस्टइंडीज टीम की घोषणा कर दी गई है। कायरन पोलार्ड टीम की कप्तानी करेंगे, जबकि निकोलस पूरन को उप कप्तान बनाया गया है। तेज गेंदबाज रवि रामपॉल की लंबे समय बाद टीम में वापसी हुई है। वो 6 साल के बाद वापसी कर रहे हैं। अंतिम बार 2015 में उन्होंने वेस्टइंडीज के लिए 2020 मुकाबला खेला था। इसके अलावा रॉस्टन चेज को भी टीम में शामिल किया गया है। टीम की बात करें तो कायरन पोलार्ड, निकोलस पूरन, फैबियन एलन, ड्वेन ब्रावो, रोस्टन चेज, आंद्रे फ्लेचर, क्रिस गेल, शिमरन हिटमायर, एवन लुइस जैसे बड़े नाम इसमें शामिल हैं। रिजर्व प्लेयर में जेसन होल्डर का नाम है, धर्मेंद्र, जो चौंकाने वाला है। मैं वही बात करने वाला था कि रवि रामपॉल, वो ठीक था कि वो सीपीएल में खेल रहे हैं, लेकिन आपने देखा होगा कि वो जितनी भी T20 फ्रेंचाइजी लीग हो रही हैं, उनमें रवि रामपॉल अमूमन नहीं खेलते हुए दिखेंगे। ऐसे में उनका आना चौंकाने वाला है। और जेसन होल्डर जो उनके कप्तान रहे हैं और लगातार खेलते रहे हैं और काफी अनुभवी खिलाड़ी हैं और अच्छा प्रदर्शन करते हैं, न सिर्फ गेंदबाजी में बल्कि बल्लेबाजी में भी। एक पिंच हिटर हैं और दूसरा ये है कि वो डेथ ओवरों के बहुत अच्छे गेंदबाज हैं, पावर प्ले में भी अच्छी गेंदबाजी करते हैं। उनको रिजर्व प्लेयर में रखना कहीं न कहीं चौंकाने वाला है। लेकिन वेस्ट इंडीज के पास T20 के इतने माहिर खिलाड़ी हैं कि मुझे लगता है कि कमी वो नहीं खलने देंगे होल्डर की। जैसा कि जो उनके टीम में आपने देखा कि ड्वेन ब्रावो हैं, किरण पोलार्ड हैं, क्रिस गेल हैं, आंद्रे रसेल हैं जो कि धमाकेदार हैं जी। तो कह सकते हैं कि उनके पास ऑलराउंडर की कमी नहीं है। जी हां, और जब भी T20 विश्व कप होता है तब वेस्ट इंडीज की टीम फेवरेट्स के तौर पर खेलती है, और यहां भी टीम जो सिलेक्ट हुई है उसके दमखम से लगता है कि दूसरी टीम को कड़ी चुनौती पेश करेगी। अफगानिस्तान क्रिकेट टीम के स्टार लेग स्पिनर राशिद खान ने कप्तानी से इस्तीफा दे दिया है। कप्तानी से इस्तीफा देते हुए राशिद खान ने कहा है कि T20 विश्व कप के लिए राष्ट्रीय टीम को अंतिम रूप देने से पहले उनकी राय नहीं मांगी गई थी। इस टीम में मोहम्मद शहजाद की भी लंबे समय बाद वापसी हुई है। राशिद खान का इस्तीफा आने के बाद मोहम्मद नबी को टीम का कप्तान बनाया गया है। अफगानिस्तान के हालात जग जाहिर हैं धर्मेंद्र जी, और ऐसे में राशिद का कप्तानी पद छोड़ना T20 विश्व कप से ठीक पहले टीम के मोराल पर कितना असर डालेगा? देखिए, मुझे नहीं लगता कि टीम का मोराल इसी से ही लो होगा। टीम का मोराल जो बाकी गतिविधियां जो ओवरऑल गतिविधियां अफगानिस्तान में चल रही हैं उनसे भी प्रभावित होगा। और ये नहीं भूलना चाहिए कि आईसीसी का एक नियम है कि आपकी हर टीम के लिए नियम है कि आपकी
महिलाओं की टीम भी होनी चाहिए। और अब तालिबान ने जो है वहां सारी खेलों में महिलाओं को प्रतिबंधित कर दिया है, तो कहीं ना कहीं आईसीसी अगर इस पर गौर करता है, विदेश जो विरोधी टीमें इस पर गौर करती हैं, तो वो बहिष्कार भी कर सकती हैं अफगानिस्तान की। ऑस्ट्रेलिया के टेस्ट टीम के कप्तान टिम पेन ने भी कहा है कि अगर तालिबान अफगानिस्तान की महिला टीम को खेलने की अनुमति नहीं देता है तो ऑस्ट्रेलिया की टीम वहां दौरा नहीं करेगी। ऑस्ट्रेलिया का तो पहले ही तय है। ऑस्ट्रेलिया ने तो कल संकेत दे दिए हैं कि उसने जब अपने जो ग्रीष्मकालीन सत्र उसका शुरू होता है, उसकी शुरुआत में ही उसे अफगानिस्तान से एक टेस्ट मैच खेलना था, उसने वो रद्द कर दिया है कि हम नहीं खेल सकते क्योंकि आप नियमों के हिसाब से नहीं चल रहे हैं। यही नियम कहीं ना कहीं ये एक दबाव बनाने की नीति है और एक बाकी टीमों को, बाकी क्रिकेट बोर्ड को ये बात प्रभावित करेगी। ऑस्ट्रेलिया का या पेन का जो भी बयान आया है वो कहीं ना कहीं प्रभावित करेगा और ऐसे में ये जो आशंका बन रही है कि अफगानिस्तान का बहिष्कार हो सकता है, वो मतलब उससे आप इनकार नहीं कर सकते हैं। दक्षिण अफ्रीका ने भी टी20 विश्व कप के लिए टीम की घोषणा की है। क्रिस मॉरिस, फाफ डु प्लेसिस और इमरान ताहिर जैसे 3 बड़े खिलाड़ियों को बाहर का रास्ता दिखाया गया है। इमरान ताहिर ने कहा है कि जब से मार्क बाउचर टीम के कोच बने हैं, पिछले 18 महीने से उनके और ताहिर के बीच कोई बातचीत नहीं हुई और मैं इस बात को लेकर काफी आश्चर्यचकित हूं कि मुझे टीम में शामिल नहीं किया गया। लेकिन उनको ये भी ध्यान रखना चाहिए कि बाउचर जब आए थे तो उन्होंने कहा था कि वो एक नई टीम गठित करना चाहेंगे, क्योंकि फाफ डु प्लेसिस ने इसी सिर्फ टी20 विश्व कप पर ध्यान देने के लिए टेस्ट मैच से रिटायरमेंट ले लिया था और इमरान ताहिर ने भी ये कहा था। तो कहीं ना कहीं वो नए चेहरों को आगे करना चाहते हैं और जिस हिसाब से देखिए आप केशव महाराज को उन्होंने उपकप्तान बनाया है, श्रीलंका में जाने वाली टीम के लिए उनको कप्तानी सौंपी गई है, तो वो एक तरह से नई लीडरशिप भी तैयार कर रहे हैं। तो ये ठीक भी है क्योंकि इमरान ताहिर 41 साल के हो गए हैं, उनसे ज्यादा संभावनाएं नहीं है और अगर कोई भी टीम इस तरह का निर्णय लेती है तो मुझे नहीं लगता कि वो गलत है। जी हां, बिल्कुल। केशव महाराज हैं, तबरेज शमसी हैं और भी स्पिनर्स इस टीम में शामिल किए गए हैं। क्विंटन डिकॉक टीम में विकेटकीपर बल्लेबाज के तौर पर खेलेंगे और बाउमा को टीम की कप्तानी दी गई है। वो चोटिल हैं, अगर वो चोट से नहीं उबर पाते हैं तो केशव महाराज टीम की कप्तानी करेंगे। अब बात करते हैं टेनिस की। वर्ष के चौथे और अंतिम ग्रैंड स्लैम टेनिस टूर्नामेंट यूएस ओपन में महिला सिंगल्स का फाइनल मुकाबला तय हो गया है। आइए सुनते हैं इस पर प्रियंका अरोड़ा की ये रिपोर्ट। अमेरिकी ओपन का खिताबी मुकाबला कनाडा की लेला फर्नांडिस और ब्रिटेन की एमा रादुकानु के बीच खेला जाएगा। दोनों ही खिलाड़ी पहली बार यूएस ओपन के फाइनल में पहुंची हैं। रादुकानु ने सेमीफाइनल मैच में दमदार प्रदर्शन करते हुए मारिया सकारी को 6-1, 6-4 से शिकस्त दी। इससे पहले कनाडा की 19 वर्षीय टेनिस खिलाड़ी लेला फर्नांडिस ने सेमीफाइनल मुकाबले में विश्व की दूसरी वरीयता प्राप्त बेलारूस की आरियाना सबालेंका को 7-6, 4-6, 6-4 से हराकर फाइनल में जगह बनाई। दोनों खिलाड़ियों के बीच सेमीफाइनल मुकाबले में जोरदार टक्कर देखने को मिली। पहला सेट लेला ने 7-6 से अपने नाम किया। इसके बाद दूसरे सेट को सबालेंका ने पलटवार करते हुए 6-4 से जीता। तीसरे सेट में दोनों खिलाड़ियों ने एक दूसरे को कड़ी चुनौती दी, लेकिन युवा जोश लेला के आगे सबालेंका की एक न चली। कनाडा की खिलाड़ी ने ये सेट 6-4 से अपने नाम किया। लेला ग्रैंड स्लैम फाइनल में पहुंचने वाली मारिया शारापोवा के बाद दुनिया की दूसरी सबसे कम उम्र की खिलाड़ी हैं। किसी ग्रैंड स्लैम के फाइनल में सबसे कम उम्र में पहुंचने का रिकॉर्ड मारिया शारापोवा के नाम है। वह साल 2004 में विंबलडन के फाइनल में पहुंची थी। बीते 3 वर्षों में अमेरिकी ओपन में दूसरी बार फाइनल में कनाडा की कोई महिला खिलाड़ी खेलेंगी। इससे पहले 2019 में कनाडा की बियांका एंड्रूस्को ने यूएस ओपन का खिताब जीता था। प्रियंका अरोड़ा, स्पोर्ट्स कैन। धर्मेंद्र, दोनों खिलाड़ियों के लिए ये एक ड्रीम रन है। 18 साल का सामना 19 साल के खिलाड़ी से, वो भी टेनिस के सबसे प्रतिष्ठित टूर्नामेंट ग्रैंड स्लैम के फाइनल में। देखिए ये और चौंकाने वाला परिणाम है पूरी तरह से, क्योंकि ये ठीक था कि सेरेना विलियम्स नहीं खेल रही थी, तो कहीं ना कहीं ये था कि नाओमी ओसाका से उम्मीद थी, सिमोना हालेप थी और जो आपकी ब्रिटिश खिलाड़ी है रादुकानु, उन्होंने लगातार अच्छा प्रदर्शन किया है। और ये देखिए कि दोनों खिलाड़ियों की अगर हम सिर्फ तुलना करें तो अभी तक उन्होंने किस तरह का खेल खेला। उन्होंने बेपरवाह होकर खेला, उन पर किसी तरह का दबाव नहीं था। उनको पता था कि जितना उन्होंने अचीव कर लिया है वो बहुत कुछ हासिल कर लिया है, क्योंकि जो रादुकानु है, उन्होंने जब वो क्वालिफायर खेल रही थी, क्वालिफायर के तीनों मैच जब उन्होंने सेट में जीते तो उन्होंने ब्रिटेन वापसी के लिए पहले ही टिकट कटा रखा था कि वो वापस जाएंगी। उनको भी विश्वास नहीं था कि वो फाइनल में पहुंचेगी। तो कहीं ना कहीं यहां पर दोनों खिलाड़ियों पर एक दूसरे का खेल समझने
उनको मतलब वो जो ये कहते हैं ना कि दबाव कहीं ना कहीं होगा कि इस खिलाड़ी को कैसे खेला, वो बेपरवाह होके अब नहीं खेल सकती हैं। और आपने देखा होगा कि रादुकान ने जितने भी अपने सेट जीते हैं वो 18 सेट खेले और 18 के 18 सेट जीते हैं, मतलब 18 सेट में उनके क्वालिफायर के 3 मैच भी शामिल हैं। और जो फर्नांडीज हैं उन्होंने लगभग हर सेट 3 सेट में जीता है, चाहे उन्होंने नाओमी ओसाका को हराया, चाहे एंजेलिक कर्बर को हराया या स्वितलोना को हराया, सबको 3 सेट में हराया। तो वो जानती हैं कि लंबे सेट तक कैसे जूझना है और कैसे उसका फायदा उठाना है। तो कहीं ना कहीं यहाँ पर अगर मैच लंबा खिंचता है तो उनके चांस बन सकते हैं। जी हाँ, इन दोनों युवा खिलाड़ियों में से एक यूएस ओपन का चैंपियन बनेगा और दूसरे को निराशा हाथ लगेगी। लेकिन भले ही वो चैंपियन न बन पाए, लेकिन करोड़ों टेनिस प्रेमियों का दिल जीतने में दोनों खिलाड़ियों ने अब तक बड़ी कामयाबी हासिल की है। विश्व के नंबर 1 टेनिस खिलाड़ी नोवाक जोकोविच यूएस ओपन के सेमीफाइनल में पहुंच गए हैं। जोकोविच ने क्वार्टर फाइनल में 6ठी वरीयता प्राप्त इटली के मैटियो बैराटीनी को 5-7, 6-2, 6-2, 6-3 से हराया। ये उनका 26वां ग्रैंड स्लैम मैच जीतकर यूएस ओपन के अंतिम 4 में उन्होंने जगह बनाई है। लगातार 26 मुकाबले वो ग्रैंड स्लैम में जीत चुके हैं। इस साल के तीनों ग्रैंड स्लैम खिताब वो पहले ही जीत चुके हैं और कैलेंडर स्लैम पूरा करने की दिशा में वो आगे बढ़ रहे हैं। सेमीफाइनल में जोकोविच का सामना चौथी वरीयता प्राप्त जर्मनी के अलेक्जेंडर ज़्वेरेव से होगा, जो पिछली बार यूएस ओपन के उपविजेता थे। ज़्वेरेव ने क्वार्टर फाइनल में दक्षिण अफ्रीका के लॉयड हैरिस को सीधे सेटों में हराया है। दूसरे सेमीफाइनल में रूस के डेनियल मेदवेदेव का सामना कनाडा के फेलिक्स ऑगर एलिसियाम से होगा। पुरुष सिंगल्स में वर्ल्ड नंबर 1 वर्सेस वर्ल्ड नंबर 2 फाइनल हो सकता है। देखिए, एक चीज, अगर आप पिछले कुछ समय के मैचों पे पिछले 1 साल के अगर आप टूर्नामेंट पर पुरुष टेनिस में खिलाड़ियों के प्रदर्शन पर अगर गौर करेंगे तो जोकोविच तो नो डाउट, उसमें तो कोई संदेह नहीं कि वो अपने शीर्ष पर हैं और बहुत अच्छी फॉर्म में है। लेकिन 2 खिलाड़ी ऐसे हैं कि जिन्होंने लगातार अच्छा प्रदर्शन किया है, रोहित जेवरेव है और मेदवेदेव। दोनों बेहतरीन फॉर्म है। जेवरेव पहले ही दिखा चुके हैं, उन्होंने ओलंपिक जो कहते हैं ना कि हम जब आप कैलेंडर स्लैम की बात कर रहे थे, इससे पहले हम बात कर रहे थे गोल्डन स्लैम की, तो गोल्डन स्लैम का सपना उन्होंने ही तोड़ा था जोकोविच का। वो सेमीफाइनल में हरा दिया था उन्होंने जोकोविच को, और यहां पर भी वो सेमीफाइनल में एक दूसरे के सामने होंगे। तो मुझे नहीं लगता कि मुकाबला इतना आसान होगा, और जोकोविच खुद कह चुके हैं कि मैं 5 सेट के तैयार हूं क्योंकि वो बहुत अच्छी फॉर्म में है। जी हां, और ये दोनों मुकाबले आज ही होने हैं। देखना दिलचस्प होता है कि जोकोविच का सपना साकार होता है या फिर उनकी राह में ज़्वेरेव रोड़ा बनते हैं। वर्ल्ड बैडमिंटन महासंघ BWF ने सैयद मोदी इंटरनेशनल सुपर 300 टूर्नामेंट रद्द कर दिया है। लगातार दूसरे साल इस प्रतियोगिता को आयोजित नहीं करने का फैसला किया गया है। कोविड महामारी के चलते पिछले साल भी इसे रद्द कर दिया गया था। यह टूर्नामेंट इस साल लखनऊ में 12 से 17 अक्टूबर के बीच तय था। और अब बात करते हैं लियोनेल मेसी की। अर्जेंटीना के लियोनेल मेसी ने बोलीविया के खिलाफ खेले गए फीफा विश्व कप क्वालिफायर मैच में हैट्रिक जमाते हुए महान पेले को पीछे छोड़ दिया है। अर्जेंटीना ने इस मैच में बोलीविया को 3-0 से मात दी। इस हैट्रिक के साथ अब मेसी के नाम दक्षिण अमेरिकी फुटबॉल में अंतर्राष्ट्रीय मैचों में सबसे अधिक गोल करने का रिकॉर्ड दर्ज हो गया है। मेसी के नाम अब इंटरनेशनल फुटबॉल में 79 गोल करने का रिकॉर्ड है। उन्होंने एक मैच में ही ब्राजील के महान पेले के 77 और इराक के हुसैन सईद के 78 गोल करने के रिकॉर्ड को ध्वस्त कर दिया। इस जीत के साथ अर्जेंटीना के अब 18 अंक हो गए हैं और वो दूसरे स्थान पर है। बोलीविया 6 पॉइंट्स के साथ 9वें स्थान पर है। सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री वीरेंद्र कुमार और राज्य मंत्री रामदास अठावले ने आज दिल्ली में टोक्यो पैरालंपिक पदक विजेताओं को सम्मानित किया। पैरा एथलीटों को स्वर्ण पदक के लिए 10 लाख रुपए, रजत पदक के लिए 8 लाख रुपए और कांस्य पदक के लिए 5 लाख रुपए का नकद पुरस्कार भी दिया गया। इस अवसर पर वीरेंद्र कुमार ने कहा कि पूरे देश को खिलाड़ियों की उपलब्धियों पर गर्व है। ये सम्मान व्यक्तिगत रूप से आपको अकेला नहीं मिला। आप सबने ये मेडल जीतकर पूरे देश का मान समूचे विश्व में गौरवान्वित करने का काम किया है। और आपको इन ऊंचाइयों तक पहुंचने में हमारे जो कोच हैं, उन सब कोचों ने जो प्रेरणा दी आपको, आपके अंदर छिपी हुई प्रतिभा को निखार करके उसको आगे बढ़ाने में, ये हमारे कोच को बहुत अच्छी तरह से पता रहता है कि हमारी क्लास में अगर 10 स्टूडेंट्स हैं तो इन 10 स्टूडेंट्स में किसके अंदर कौन सी प्रतिभा है। रामदास अठावले ने भी पैरालंपिक विजेताओं को बधाई दी है और दीपा मलिक ने, जो भारतीय पैरालंपिक समिति के अध्यक्ष हैं, उन्होंने उम्मीद जताई कि आने वाले खेलों में भारत का प्रदर्शन और बेहतर होगा। धर्मेंद्र जी, अब समय नहीं है कि इस पर या किसी और खबर पर आपसे चर्चा की जा सके। स्पोर्ट्स कैन से जुड़ने के लिए और विशेषज्ञ राय साझा करने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तहे दिल से आभार। स्पोर्ट्स कैन का आज का अंक यहीं समाप्त होता है। कल आपसे होगी फिर मुलाकात। तब तक के लिए नमस्कार।